नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में बताने जा रहे हैं और उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड है 1325 से 1351 ईस्वी। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम चाहेंगे दोस्त कि एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, है ना। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का क्या नाम था। तो अगर हम बात करें, इसके बचपन का नाम था फ़खरुद्दीन। इसके बचपन का नाम क्या था दोस्त? तो फ़खरुद्दीन था। अगर कभी भी बात आ जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन। ठीक है। यह किसका पुत्र था? तो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है। यह किसका पुत्र था? तो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह बहुत बड़ा ज्ञाता था, या आप कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा विद्वान था। यह बहुत बड़ा ज्ञाता या बहुत बड़ा विद्वान था। आप देखेंगे इसको गणित का ज्ञान था, इसको जो है गणित का ज्ञान था, इसको ज्योतिष का ज्ञान था, है ना। इसको नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान था, है ना। इसको अरबी का ज्ञान था, है ना। इसको फारसी का ज्ञान था, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसको चिकित्सा का भी ज्ञान था। तो यह अगर कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई हैं। उसको देखते हैं कि किन किन विद्वानों ने इसके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो अगर हम बरनी की बात करें, तो बरनी ने इसके बारे में बोला है, इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। तो अगर कोई पूछ ले कि आप ये बताइएगा कि किसने बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी तत्वों का मिश्रण था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बरनी। उसी प्रकार से अगर हम ईसामी की बात करें, तो ईसामी कहता है कि यह रक्त पिपासु था। यह रक्त पिपासु था। और अगर जो है हम बात कर लें एल्फिस्टन की, अगर हम बात कर लें एल्फिस्टन की, तो एल्फिस्टन कहता है कि इसमें पागलपन का अंश था। इसमें जो है पागलपन का अंश था। और अगर हम बात कर ले इब्न बतूता की, अगर हम बात कर ले इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता कहता है कि यह विनम्र था। यह विनम्र था। तो देखिए, विभिन्न इतिहासकारों ने इसके बारे में विभिन्न इतिहास जो है स्टेटमेंट दिया है। इब्न बतूता क्यों इसको कहता था कि विनम्र है? इसलिए कहता था क्योंकि इब्न बतूता जो है इसके दरबार में आया था और इसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो शायद यह वजह हो सकता हो कि इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छी बातें रखी हों। इसके बाद आप देखेंगे जो है एक क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। और आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में इसको जो है दिल्ली का काजी बनाया था। इसको दिल्ली का क्या बनाया था? काजी बनाया था। इसको दिल्ली का क्या बनाया था? काजी बनाया था। ओके। इसके बाद आता है कि दिल्ली का पहला शासक कौन है?
दिल्ली का पहला शासक कौन है जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर ये आ जाए कि दिल्ली का पहला शासक कौन है जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती प्लस सलार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन किया था। तो सलार मसूद गाजी का जो मकबरा कहाँ है? बहराइच में है। बहराइच में है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सलार मसूद गाजी और मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे का दर्शन पहली बार किस दिल्ली के सुल्तान ने किया है? तो आंसर को क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और एक बात और याद रखिएगा, इसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में योग्यता के आधार पर लोगों को क्या दिया है? पद दिया है। अगर आप योग्य हैं तो आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब को हो, वो आपको जो है स्थान देगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसने किसानों के लिए जब अकाल पड़ा था तो अकाल संहिता तैयार करवाया था? किसने जो है अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और अकाल संहिता तैयार करके उसने अकाल पीड़ितों को अनाज दिया था। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किसने दीवान ये अमीर कोही की स्थापना की थी? दीवान ये अमीर कोही, और ये कौन सा विभाग था? ये कृषि विभाग था। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किसने दीवान ये अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किया था? तो भी आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके द्वारा उसने किसानों को जो है तकाबी ऋण दिया था। तकाबी ऋण तो तकाबी ऋण कैसा ऋण है? किसानों को दिया गया ऋण को कहा जाता है तकाबी ऋण। और इसी तकाबी ऋण से किसानों ने जो है बैल खरीदा था, बीज खरीदा था और हल खरीदा था और खेती करना जो है प्रारंभ कर दिया था अकाल के बाद। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा इतिहासकार बर्नी कहता है सुल्तान ने 5 योजनाएं चलाए थे। सुल्तान ने जो है 5 योजनाएं चलाएं और पाँचों की पाँचों योजनाएं क्या हो गई थी? असफल। और यही वजह है कि बर्नी कहता है कि इसमें जो है विरोधी तत्वों का मिश्रण था। इसमें से पहली जो योजना है वो है, इसका जो कोड है वो है, कोड इसका 2 रस, इसका कोड है 2 रस खा कर, ये कोड है। अगर पूछा जाए कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं बताइए, तो ये है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं 2 रस खाकर, ये इसकी योजनाएं। अब 2 मतलब क्या होता है? 2 आब में कर वृद्धि, और 2 आब में कर वृद्धि उसने किया है 1325 ईस्वी में।
अब हमको बता दें, दोआब जो है आज का जो गंगा यमुना का जो बेल्ट है उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है, और यह शुरू से ही बहुत ही उपजाऊ था। तो जब उपजाऊ ज़मीन था तो उसने सोचा कि इस पर हम टैक्स लगा देते हैं, लेकिन जिस समय उसने वहाँ टैक्स लगाया उसी समय आप देखेंगे वहाँ पर जो है अकाल पड़ जाता है। लेकिन फिर भी सुल्तान के सैनिकों ने ज़बरदस्ती उनसे जो है टैक्स वसूला सैन्य बल की सहायता से। तो वहाँ के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया, और यही वजह है उसे अकाल संहिता तैयार करवाना पड़ा, और किसानों को ऋण देने के लिए दीवान या अमीर कोही नामक विभाग की भी जो है स्थापना करना पड़ा। तो यहाँ जहाँ इसको कर वृद्धि होने की आशंका थी वहाँ पर उसको अपने जेब से पैसा देना पड़ा, है ना। दूसरा है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 1326-27 ईस्वी। आप देखेंगे 1326-27 ईस्वी में जो है इसने राजधानी को जो है दिल्ली से बदल करके देवगिरी बना दिया था। दिल्ली से बदल कर जो है क्या बना दिया था, देवगिरी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम रखा है दौलताबाद। क्या नाम रखा है दोस्त, दौलताबाद। ये नाम रखा है एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल कर क्या रखा है, दौलताबाद। एक शासक है जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी, जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने देवगिरी को बोला है कुतुबाबाद। कुतुबाबाद, तो वह कुतुबाबाद किसने देवगिरी को कहा है, तो मुबारक शाह खिलजी ने। दौलताबाद किसने कहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब चूंकि आप देखेंगे इसने संपूर्ण भारत को जीत लिया था, और दिल्ली यहाँ पड़ता है, देवगिरी यहाँ पड़ता है, तो आप देखेंगे सेंट्रल में तो देवगिरी है पूरे भारत के, तो इसीलिए उसने देवगिरी पर जो है राजधानी परिवर्तन कर दिया। बर्नी कहता है कि राजधानी परिवर्तन के दौरान दिल्ली में कुत्ते और बिल्ली तक नहीं बचे थे। तो ये एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि अगर दिल्ली में कुत्ते और बिल्ली नहीं बचे थे तो फिर बर्नी वहाँ क्या कर रहा था। इब्न बतूता कहता है कि जब सारे लोग दिल्ली से दौलताबाद चले गए तो सुल्तान ने अपने सैनिकों को भेजा, बोला कि जाओ पता करके आओ कोई है कि नहीं है। तो कहा जाता है कि 2 व्यक्ति मिले, एक अंधा था एक लंगड़ा था। लंगड़े को तो तुरंत मार दिया गया, अंधे को घसीटते हुए दौलताबाद लाया गया, और जब दौलताबाद वह पहुंचा तो उसके एक पैर गायब हो चुके थे, है ना। तो इस तरीके से राजधानी परिवर्तन किया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसने पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। यही वजह है कि उस पर विशेष गलत टिप्पणियाँ की गई हैं। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आप देखेंगे जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था उस समय पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, और यही वजह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है पीतल के सिक्के चलाए। यही वजह है मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए। बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे, फरिश्ता कहता है पीतल के सिक्के चलाए थे, और माना गया कि इन सिक्कों का जो रेट है वह चांदी के सिक्के के बराबर है। लेकिन इसका कोई उचित मानदंड नहीं बनाया गया था, तो जिसको देखिए वही सिक्का बनाए पड़ा है ना। बर्नी यहाँ तक लिखता है कि सभी हिंदुओं का घर जो है टकसाल बन गया था, लेकिन ऐसा नहीं केवल हिंदू ही इसका जो है फ़ायदा उठा रहे थे, मुसलमानों ने भी इसका फ़ायदा उठाया। रिजल्ट क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक को ये सांकेतिक मुद्रा लेना पड़ा, तांबे और पीतल वाला, और बदले में लोगों को चांदी का सिक्का देना पड़ा। इससे राजकोष को बहुत घाटा लगा। अगला है खुरासान अभियान। अगला है दोस्त खास है, आप देखेंगे खुरासान अभियान। और अगर हम खुरासान अभियान की बात करें तो खुरासान अभियान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है 1337 ईस्वी में। अब खुरासान अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान को जीतना चाहता था,
है ना। और उसने खुरासान को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी सेना बनाई। और इसमें जो है आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के शासक थे जिसका नाम था अबू सैयद, जिसका नाम था अबू सैयद। और एक शासक जो है मिस्र के थे, एक शासक मिस्र के थे जिनका नाम था तरमा सीरी मुग़ल। और तरमा सीरी मुग़ल और अबू सैयद ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक से कि अगर आप खुरासान अभियान करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। और यही वजह है कि एमबीटी ने एक बड़ी सेना तैयार की। और जब युद्ध करने की बात आई तो अबू सैयद और मिस्र के शासक तर्मासिरी बदल गए। रिजल्ट ये हुआ कि उसको खुरासान अभियान जो है अपना वो रद्द करना पड़ा। और जो सैनिकों को नगद वेतन उसने दिया था वो सैनिक भी उसको नगद वेतन वापस नहीं लौटाएं, बोले कि सुल्तान ये पैसा मेरा खर्च हो गया है। तो खुरासान अभियान में भी आप देखेंगे जो है सुल्तान को बहुत नुकसान होता है। कर मतलब होता है कराचिल अभियान, कर मतलब होता है कराचिल अभियान। अब बात आता है कि कराचिल कहाँ है, तो कराचिल जो है हिमालय के तराई में है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? हिमालय की तराई में। और यह अभियान किया गया है 1338 ईस्वी में। हुआ क्या कि बहुत सारे विद्रोही मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करते थे और भागकर हिमालय की तराई में छुप जाते थे। इसीलिए 1338 में उसने कराचिल अभियान किया। लेकिन जिस समय उसके सैनिक कराचिल में आक्रमण करने के लिए गए उसी समय वहाँ बर्फबारी पड़ गई और सारे के सारे सैनिक मारे गए। केवल 3 सैनिक बचकर आए और क्रोध में मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको भी मार दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है कितने प्रांत थे कुल। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अगर बात किया जाए तो उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे, है ना। और अगर बात किया जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय जो है सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए हैं तो आंसर हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और इसकी संख्या कितनी है? 34, जिसमें से आप देखेंगे इस 34 में से 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए हैं। आप देखेंगे 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए हैं। तो अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसके समय सबसे अधिक विद्रोह हुए हैं तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कितने विद्रोह हुए हैं? 34, जिसमें से 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए हैं। प्रांत कितने थे? तो 23। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सादाह अमीर का विद्रोह किसके समय हुआ था? सद्दाह अमीरों का विद्रोह जो है किसके समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब बात आता है कि सादाह किसे कहते हैं। तो सादाह किसे कहते हैं? जिसके अंडर में 100 गांव होते थे, यानी कि 100 गांव का जो मालिक होता था उसको क्या कहा गया है? सादाह कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? सादाह कहा गया है। अब बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य ने अपनी स्वतंत्रता किस सुल्तान के समय जो है घोषित किया है? तो आप देखेंगे 1336 ईस्वी में हरिहर प्लस बुक्का ने जो है एक साम्राज्य की स्वतंत्रता, एक साम्राज्य स्थापित किया था। उस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य।
उस साम्राज्य का क्या नाम है? विजयनगर साम्राज्य। उसी प्रकार से आप देखेंगे 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने एक साम्राज्य की स्थापना किया है। उस साम्राज्य का नाम है बहमनी साम्राज्य। उस साम्राज्य का नाम है बहमनी साम्राज्य। उसी प्रकार से आप देखेंगे 1338 ईस्वी में अलाउद्दीन अली शाह ने बंगाल को स्वतंत्र कर दिया। किसको स्वतंत्र कर दिया? बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंगाल को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन आप देखेंगे 1345 ईस्वी में जो है हाजी इलियास शाह ने जो है अलाउद्दीन अली शाह की क्या कर दी? हत्या। इसने इसकी क्या कर दी? हत्या। और स्वतंत्र बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? इलियास शाह का। इलियास शाह का जो है स्वतंत्र बंगाल पर क्या हो गया? अधिकार। अब बात आता है क्या इसके समय कोई मंगोल आक्रमण हुआ था? तो इसके समय एक मंगोल आक्रमण हुआ था 1328-29 ईस्वी में। कब हुआ था? 1328 ईस्वी में या 29 ईस्वी में। और जो मंगोल आक्रमणकारी है उसका नाम है तरमासीरी। और तरमासीरी यह युद्ध में जो है पराजित हो गया था और इसको वापस लौटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बाध्य किया था। अब हम बात करेंगे इसका चीन के साथ क्या संबंध था। तो आप देखेंगे चीन के शासक ने, जिसका नाम था तोगन तिमूर। चीन के शासक का क्या नाम है दोस्त? तोगन तिमूर। इन्होंने आप देखेंगे 1341 ईस्वी में एक दूत मंडल भेजा है। एक दूत मंडल भेजा है किसके दरबार में? यमबीटी के दरबार में। किसके दरबार में? यमबीटी के दरबार में। और आप देखेंगे 1342 ईस्वी में यमबीटी ने इब्न बतूता को चीन भेजा है। इब्न बतूता को चीन भेजा है अपना दूत बना के। तो आप देखेंगे 1341 में तोगन तिमूर चीन का शासक जो है दूत भेजता है यमबीटी के दरबार में। और यमबीटी 1342 में अपना दूत बनाकर चीन भेजता है इब्न बतूता को। इसके बाद हम देखेंगे क्या सुल्तान ने कोई नगर बसाया था? तो यमबीटी ने एक नगर बसाया था। यमबीटी ने एक नगर बसाया था और उस नगर का नाम है जो है जहाँ पनाह नगर। इस नगर का नाम है जहाँ पनाह नगर। और इसको कहा जाता है चौथी दिल्ली। इसको क्या कहा जाता है दोस्त? चौथी दिल्ली। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि चौथी दिल्ली किस नगर को कहा जाता है, तो जहाँ पनाह नगर को। एक किला बनाया था, उस किला का नाम है आदिलाबाद का किला। इस किले का क्या नाम है? आदिलाबाद का किला। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह नामक नगर बसाया था और आदिलाबाद का जो है किला बनाया था। इसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है। तो हम आपको बता दें कि 20 मार्च हम आपको बता दें कि 20 मार्च 1351 में थत्ता कहाँ पड़ता है दोस्त? सिंध में। थत्ता कहाँ पड़ता है? सिंध में जो है यमबीटी की मृत्यु हो गई। यमबीटी की मृत्यु हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु किस सन में हुई थी, तो 13 मार्च में। किस महीने हुआ था? तो 20 मार्च को हुआ था। एक इतिहासकार है जिसका नाम है बदायूनी। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय कहा था कि अब सुल्तान को अपनी प्रजा से और उसकी प्रजा को सुल्तान से
मुक्ति मिल गई, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन तुगलक का जो है इतिहास। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।